Hello students, we will continue further with electrostatics. Up till now we have seen how to find out electric field due to a short dipole. Okay, फिर हम लोगों ने electric potential भी देखा, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि what happens when you keep that dipole in a uniform electric field, when you keep it in a non-uniform electric field. हम लोगों ने फिर कल लेक्चर के एंड में ये भी देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट the force between a point charge and the electric field point charge and the electric dipole. अब आज हम लोग कुछ और वेरिएशंस देखेंगे इसके. So let's consider the first example. Let's say you have one dipole which is kept this way. Okay, let's say it is a short dipole, and you have on the axis of the same dipole you have kept another dipole जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है. ओके, अब ये मान के चलते कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड मान लो यहाँ पे दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ओके, लेट्स अज्यूम दिस. नाउ let's say the distance between two dipoles. When I say distance between two dipoles, it means the distance between their centers. Let's say it is r0. Okay, अब हमें ये फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन दीज टू डाइपोल्स. नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट दैट फोर्स? ओके, सो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि ये जो डाइपोल है ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके, नाउ ये वाला जो डाइपोल है वो इसके एक्सिस पे रखा हुआ है हम लोगों ने. नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट वेक्टर. तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है. सो ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ये डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. एंड एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज सेम एज योर डाइपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्शन. So, इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन ये होगा. लेट मी राइट इट एज E1. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एक्सटर्नल फील्ड फॉर दिस डाइपोल. सो इट एक्ट्स लाइक एन एक्सटर्नल फील्ड फॉर दिस डाइपोल फॉर P2. ओके, नाउ हमें पता है कि ये जो एक्सिस वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू होती है E1 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 2 P1 by r cube. This is electric field on the axis of the short dipole. और हम लोग मान ही रहे दोनों जो डाइपोल्स है these are short dipoles. Okay. Now यहाँ पे अगर जो आपको इस डाइपोल पे फोर्स फाइंड आउट करना है तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? See, you know this. If you look at this formula, what you can see is ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है it depends on r. नाउ ये वाले चार्ज का डिस्टेंस अलग है ना, एंड ये वाले चार्ज का डिस्टेंस डिफरेंट है. तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी. सो बेसिकली फॉर दिस डाइपोल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस बिकम्स अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी डाइपोल को रखते हो, जैसे हमने P2 को रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ, इट इज डाइपोल मोमेंट इनटू DE/dr. ओके, सो नाउ दिस वुड बिकम इक्वल टू P2 इनटू D/dr ऑफ 1/4 pi epsilon 2 P1 by r cube. ओके, हमें बस मैग्नीट्यूड ही चाहिए इसका. तो आप अगर जो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है. 1/4 pi epsilon ये 2 P1 P2 आएगा, एंड -3/r⁴. सो यू विल गेट दिस एज 6 P1 P2 अपॉन 4 pi epsilon. अच्छा, अब डिस्टेंस आप क्या दोगे? यहाँ पे हमें इन दो डाइपोल्स के बीच का डिस्टेंस ये r0 है, तो आई पुट द वैल्यू एज r0. So this becomes the force between the two dipoles when they are kept along, when they have the same axis, basically when they are along the same axis. Okay, or when they are kept along the same line.
ये आया आपको समझ में? ओके, ना ये फोर्स रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा? इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दो सिमिलर चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ना, सॉरी, ये एंड ये टू सिमिलर चार्जेस आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. वेरी क्लोज टू एज इन ये दोनों एक दूसरे से क्लोजेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. सो ये जो फोर्स होगा दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर. अगर जो ये माइनस होता और ये प्लस होता तो आपका जो फोर्स होता वो अट्रैक्टिव होता, क्योंकि अपोजिट चार्जेस वुड हैव बीन नियर टू ईच अदर. ओके, सो इट इज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स गो ऑन टू बेसिकली द डिफरेंट केस. ओके, नेक्स्ट केस पे जाता है. Okay. Now the cases of this type, let's say you have a dipole which is kept this way. This is plus, this is minus. Short dipole है वापस. And at a distance r we have kept a point charge that is q. Okay. Let's say इसका dipole moment is p. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस डाइपोल और द फोर्स ऑन दिस चार्ज. सेम ही होगा, हमें बस ये फोर्स फाइंड आउट करना है. अब ये फोर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले तो हम लोग डायरेक्शंस मार्क कर देते हैं. ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है आपका, ये ऊपर की तरफ होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, वो इस लाइन पे रखा हुआ है. एंड ये वाली जो लाइन है, वी नो इट इज द इक्वेटर फॉर दिस डाइपोल. ये हो गई इसके लिए इक्वेटर. ओके, नाउ इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर. तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर आपका ऊपर है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे होगा. अब अगर जो ये वाला चार्ज हम लोग मानते हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज Q इंटू ई. एंड अगर जो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी अपवर्ड्स, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है. जितना फोर्स ये इस पे एक्सर्ट करेगा, उतना ही फोर्स ये इस पे भी एक्सर्ट करेगा. तो इस पे ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एंड इतना ही होगा, Q इंटू ई, जहां पे E is basically the electric field on the axis of the dipole. E axis on the dipole. ना हमें ये पता है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ये एक्सिस नहीं है, सॉरी, दिस इज इक्वेटर. मिस्टेक, इक्वेटर. ना फॉर अ शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर कितनी है? हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर? कल हम लोगों ने डिराइव की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन P1 बाय P या P1 बाय R क्यूब. ओके, तो हमारे केस में हमारा जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज जस्ट P. सो जो हमारा फोर्स होगा दैट फोर्स वुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट इज Q. सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द डाइपोल. ये पॉइंट चार्ज पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, डाइपोल पे ये फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा. ओके, सो डाइपोल पे जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ योर डाइपोल. डाइपोल का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो इस पे फोर्स जो है वो भी ऊपर ही लगेगा. फाइन. ओके, एक फाइनल केस देख लेता है. फाइनल केस इस तरह से है कि एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है. ओके, एंड दूसरा जो डाइपोल है वो ऐसे रखा हुआ है. ओके, सो लेट्स से दिस इज योर डाइपोल P1. ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में है. एंड सिमिलरली दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है. ओके, नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन द टू डाइपोल्स. ओके, इन दो डाइपोल्स के बीच का फोर्स आपको फाइंड आउट करना है.
नाउ इस केस में हाउ विल आई डू इट? सी, दिस डाइपोल इज केप्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ दिस डाइपोल. ये जो लाइन है, दिस लाइन इज इक्वेटर फॉर डाइपोल P2. Correct? Now because this line is the equator for dipole P2, तो ये जो डाइपोल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. एंड वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो ये जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेट मी राइट इट एज E इक्वेटर, it would be in the downward direction. Okay, so now let's try to understand this. Okay. Now electric field on the equator कितनी होती है? So it becomes equal to 1 upon 4 pi epsilon. This is P2 upon R cube for a short dipole. ठीक है. Now you can see that this electric field depends upon R. Now यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपका पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कुछ और है एंड आपका नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कुछ और है. ओके, हम पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नीचे है तो इस पे ये फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. एंड नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, ये फोर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन. इमेजिन करो एक डाइपोल है, एक पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरे पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. व्हाट विल हैपन? इट विल रोटेट. ये इस तरह से ये रोटेट करेगा. ठीक है, सो यहां पे आई कैन से दैट डाइपोल P1 rotates as torque is experienced by it. ओके, ये आप सेम लॉजिक यहां पे भी लगा सकते थे. ये जो डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा है. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एक्सिस के पास, वो इस डायरेक्शन में होगी. तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा. so इसके वजह से ये वाला जो आपका डाइपोल है ये इस तरह से रोटेट करेगा. ओके, सो बोथ द डाइपोल्स नाउ विल एक्सपीरियंस द टॉर्क. अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि हाउ मच वुड बी द फोर्स ऑन दिस डाइपोल. दैट इज व्हाट वी विल फाइंड आउट. सो लेट्स यूज दिस नाउ. सो यहाँ पे इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी है. ओके, सो फोर्स ऑन P1, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वेक्टर P1 और वुड बी इक्वल टू, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, सो इट विल बी इक्वल टू P1 इंटू DE बाय DR. सो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स वुड बी इक्वल टू P1 इंटू D बाय DR ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P2 बाय R क्यूब. सो ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स नाउ वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P1 P2 एंड इसका डेरिवेटिव, हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए. So this will become equal to 3 upon R raised to 4. So this becomes 3 P1 P2 divided by 4 pi epsilon R raised to 4. I hope you have understood this. Okay, fine. यहाँ पे जो हमारा डाइपोल मोमेंट है या डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो भी डिस्कशन है वो यहाँ पे खत्म होता है. ओके, प्लीज गो थ्रू दीज केसेस दैट वी हैव सीन एंड देखो कि आप खुद से ये निकाल पा रहे हो या नहीं. ठीक है,
Fine. Now the next thing that we will do is we will look at few more cases now. कुछ questions देखते हैं हम लोग. Now we will look at a new concept which is called as distance of closest approach. Okay. Now इसके अंदर 3 cases करेंगे. Case 1, let's say you have a charge, let's call it as Q1, which is fixed. Okay. Let's say it's a positive charge. And at a distance r from it, you have another charge Q2, which is again positive. Okay. Now what we are doing is हम लोग Q2 को Q1 की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं with a velocity v. V is your initial velocity of projection. Initial velocity of projection. Now हम लोग इस Q2 को जब Q1 की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, हमें ये पता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो कंटिन्यूसली ये डायरेक्शन में लग रहा होगा. अब Q2 जो है इट इज मूविंग अगेंस्ट द फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और Q2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो whenever a charge moves against the force, we can say that its potential energy will increase. So in this case I can write, since Q2 moves opposite to the force, potential energy increases. Okay. नाउ अगर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप से तो नहीं आती ना, तो एनर्जी खुद से तो क्रिएट हो नहीं पाती, तो कोई ना कोई एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी. अब हमें ये पता ही है कि अगर जो फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव ये डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर जो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. सो वेलोसिटी ऑफ चार्ज continuously decreases. Now if the velocity of charge continuously decreases, what we can say is kinetic energy decreases. And हमें ये पता है potential energy is increasing. So kinetic energy is continuously decreasing and वही kinetic energy जो है वो potential energy में convert हो रही है. So now kinetic energy is getting converted into potential energy. Now when I say distance of closest approach मतलब ये कितना पास में इसके आ सकता है. Let's say ये इतना करीब आ जाता है इसके. Okay, let's say ये distance, this distance is r0. Let's call this as distance of closest approach, r0. Okay, now you can see that यहाँ पे when I say this distance is distance of closest approach, मतलब ये इसके और पास नहीं आ पा रहा है, तो ये वो मैक्सिमम या क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है ना. तो यहाँ पे आके इट विल टेम्पररीली कम टू रेस्ट एंड उसके बाद इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि अगर जो ये डायरेक्शन में मूव करता तो ये और पास में चला जाता. बट हमें ये पता है कि r0 इज क्लोजेस्ट, it can come to Q1. So which means at this particular point I can assume that velocity of Q2 becomes 0. Now if velocity of Q2 becomes 0, so अब हम लोग एनर्जी इक्वेशंस लगाना स्टार्ट करते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है. सो आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट. Mechanical energy should remain constant. So total initial energy should be equal to total final energy. Okay, total initial energy can be written as kinetic energy initial plus potential energy initial. This is equal to kinetic energy final plus potential energy final.
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस r था. पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड दिस वे 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाय r. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये क्लोजेस्ट आता है q1 के, तब इट कम्स टू रेस्ट, राइट. वेलोसिटी बिकम्स 0, so final kinetic energy would be 0. This will be 1/4 pi epsilon q1 q2 by r naught. अब अगर जो आपको मान लो ये पता है, आपको ये पता है, तो you can find out r naught. I hope you have understood how to do this type of a question. यहाँ पे हमने एक चार्ज को फिक्स रखा हुआ है and we are just projecting second charge towards this. Okay. Now what would happen? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ये रुकेगा नहीं ना. नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स हमेशा यही डायरेक्शन में लगता जाएगा. सो वेलोसिटी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज एंड इट विल गो एंड डायरेक्टली हिट q1. ये इसको जाके हिट कर देगा. ठीक है. अब वी विल लुक एट द सेकेंड केस जहां पे दोनों चार्जेस, बोथ द चार्जेस आर फ्री टू मूव. बोथ charges are free to move. Okay, so let's say you have charge q1, you have charge q2. Okay, this is given initial velocity u1 and this is given initial velocity u2 in this direction. Okay, लेट्स से इस चार्ज का मास है m1, इसका मास है m2. ओके, एंड बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस. नाउ क्या होगा कि बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, इस पे जो फोर्स है वो ये डायरेक्शन में लगेगा, इस पे जो फोर्स है वो ये डायरेक्शन में लगेगा. सो ड्यू टू दिस देयर वेलोसिटीज विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. ओके, सो वेलोसिटीज विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज. Continuously decrease. Now when I say आपको find out करना है distance of closest approach. Now when I say distance of closest approach मतलब ये कितना करीब एक दूसरे के आ सकता है. Let's call this as r0. Okay. Now इस केस में इनकी relative velocity of approach should be 0. So I can write at distance of closest approach, okay, v relative should become 0. Okay, v relative should become 0 मतलब अब दोनों जो है वो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. लेट्स से इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है. तो एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच v रिलेटिव इज 0, सो v1 माइनस v2 शुड बी 0. ओके, अब इसके बाद अगर जो v2 इंक्रीज होता जाएगा, v2 इंक्रीज होता जाएगा एंड v1 डिक्रीज होता जाएगा. ऐसा क्यों होगा? सो जब ये यहां पे होंगे, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. तो ड्यू टू दीज फोर्सेस वेलोसिटी, दिस चार्ज इज एनीवे मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस पे फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो v2 विल इंक्रीज ना, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस. एंड इसकी जो वेलोसिटी है v1 विल डिक्रीज. एंड फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती जाएगी, ये डिक्रीज होता जाएगा, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा. ओके, सो at the distance of closest approach their velocities would be equal. v1 is equal to v2. now यहाँ पे कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है ना. if I consider this as my system, अगर जो मैं इसी को अपनी सिस्टम कंसिडर करता हूं, तो यहाँ पे जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है ये सिस्टम के अंदर से जनरेट हो रहा है. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम. सो नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं.
सो मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे आप? इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल. आपका इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 माइनस m2 u2. दिस बिकम्स, क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में, माई फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, नाउ बिकॉज वेलोसिटीज आर इक्वल ना, ये v1 एंड v2 आर इक्वल, हमें ये पता है v1 इज इक्वल टू v2. तो लेट्स कॉल दिस एज v. तो यहां पे आपका v कितना आ जाएगा? सो इफ आई टेक v एज कॉमन, यू विल गेट v एज m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ठीक है. I hope you have understood this. Okay. So this is basically your final velocity. इन दोनों की जो final velocity है वो इतनी होगी. Final means it is the velocity at the distance of closest approach. Now ये आपको एक रिलेशन मिल गया. अब हमें ये R0 फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच का ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाला डिस्टेंस कितना होगा. तो अब एनर्जी प्रिंसिपल लगाता है. So total initial energy should be equal to total final energy. Let's say your initial distance is r. So total initial energy would be equal to half m1 u1 square plus half m2 u2 square, okay, plus potential energy 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 by r. Now you have to understand this that ये पॉइंट चार्जेस है. तो पॉइंट चार्जेस है तो आप सेल्फ एनर्जी इनकी कंसिडर नहीं करते, बट वही अगर जो ये स्पीयर्स होते या शेल होते तो आपको वो उनकी सेल्फ एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ती. दिस इज इक्वल टू फाइनली फाइनल एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 डिवाइडेड बाय r0. अब देखो आपको क्या क्या चीजें पता है. यू नो दिस, यू नो दिस, यू नो दिस. आपको v पता है तो यू नो दिस, यू नो दिस. आपको ये सारी चीजें पता है तो यू कैन फाइंड आउट r0. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द क्वेश्चन व्हेन बोथ चार्जेस आर फ्री टू मूव, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. ओके, सो यू माइट हैव दिस क्वेश्चन. तो फिर यहाँ पे कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे वो लग रहा था ना, आपने इस चार्ज को फिक्स किया है तो फिक्स करने के लिए आप इसको हिंज करोगे या नेल से फिक्स करोगे, तो वो जो हिंज फोर्स लगाएगा वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया. इसलिए आप यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे बिकॉज बोथ आर फ्री टू मूव यू कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन ओवर हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ठीक है, वी विल एंड द वीडियो ओवर हियर. इसके बाद हम लोग और एक केस देखेंगे, ठीक है, जहां पे हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करना होगा. ठीक है, थैंक यू.